तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है, हर इंसान के लाइफ में एक बजट होता है कि मेरा कितना इनकम है, उससे हमको कितना एक्सपेंस करना है, कितना सेव करना है, इसको हम लोग बजट कहते हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का भी बजट होता है, जैसे हर इंडिविजुअल के फैमिली में एक बजट होता है, वैसे ही गवर्नमेंट का भी अपना एक बजट होता है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट बजट कहते हैं। हम लोगों का अर्निंग क्या कहाँ से होता है? जहां हम लोग काम करते हैं वहां से हम लोग को इनकम होता है, हम लोग कुछ खर्चा करते हैं। तो अगर 10,000 रुपये हम लोग का इनकम है और 8,000 हम लोगों का खर्चा है, तो 2,000 हम लोगों का सरप्लस बोलते हैं उसको। तो यही लैंग्वेज गवर्नमेंट बजट के ऊपर है। तो ये हमेशा, तो बजट क्या है? एक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कॉन्सोलिडेटेड मतलब मर्ज्ड, उसमें सारा चीज लिखा हुआ होता है, प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सपेक्टेड पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जहां पर भी इस चैप्टर में पब्लिक वर्ड दिखाई देगा, उन सब का मतलब है गवर्नमेंट। तो एंड पब्लिक रेवेन्यू ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड। एक्सपेक्टेड क्यों? जब हम लोग बजट बनाते हैं तो हम लोग को कंफर्म नहीं पता होता है कि कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, कितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। वो एस्टिमेट करता है कि इस साल इतना इनकम हो जाएगा, इतना खर्च हो जाएगा, इसलिए हमेशा एक्सपेक्टेड वर्ड लिखते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट का फीचर क्या है? फीचर मतलब ये कैसा दिखता है। It is consolidated financial statement of expected expenditure and revenue of government. It relates to a financial year. ये एक साल के लिए बनता है। The expenditure and revenue are planned in accordance with the declared policy objective of government. ये हम लोगों का जो भी इसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रहता है वो प्लान्ड होता है। अनप्लैन्ड के बारे में बजट में नहीं लिखा होता। अनप्लैन्ड क्या है? जैसे कि अचानक से दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया, तो वॉर में अचानक से बहुत एक्सपेंस हो गया, वो वाला चीज बजट में लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि वो प्लान्ड नहीं हो सकता, एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड रेवेन्यू ही आता है। तो तीन फीचर है। फिनेंशियल ईयर वर्ड का मतलब क्या है? फिनेंशियल ईयर का मतलब होता है 12 महीने का जो टाइम होता है उसको फिनेंशियल ईयर कहते हैं। यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट देयर बजट, प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये एक साल का ही बजट बनाता है, प्रॉफिट चाहता है और लॉस चाहता है। इस फिनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर भी कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर में फिस्कल ईयर लिखा हुआ मिले, इट मीन्स फिनेंशियल ईयर। आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बजट, गवर्नमेंट बजट, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। कितने टाइप का बजट होता है? तो हम लोग समझ जाए, दो तरीके का होता है। पहला रिसिट और दूसरा हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंडिचर। तो रिसिट और एक्सपेंडिचर दो तरीके का बजट में बात होता है। रिसिट मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना। अब रिसिट दो तरीके का होता है, एक रेवेन्यू रिसिट, एक कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट किसको कहते हैं? जो साल में बहुत बार आता है। मतलब गवर्नमेंट को सोचो, टैक्स मिलता है, साल में बहुत बार मिलता है। प्रॉफिट होता है, ग्रांट मिलता है, गवर्नमेंट को ग्रांट मिलता है। ग्रांट मतलब हम लोग गवर्नमेंट को कुछ देते हैं, डोनेशन टाइप का। तो इससे हम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिट होने से गवर्नमेंट का एसेट और लाइबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेवेन्यू का आइटम पीएल में आता है। पीएल का एसेट लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल रिसिट होता है जो हम लोगों का एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट करे। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कैपिटल रिसिट का मतलब क्या है। कैपिटल रिसिट का मतलब है, हम लोग जब भी कोई फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो जो पैसा आता है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिट। मतलब कोई भी तरीके का अगर हम लोग लैंड सेल कर दे, लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम लोग बोलेंगे पैसा आया। अगर हम लोग लोन ले ले तो बोलते हैं पैसा आया। तो ये एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए होता है, फिक्स्ड एसेट या फिर लोन लिए हैं तो ये सबको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिट। एक्सपेंडिचर अब दो तरीके का होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
एक प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सेम, जब हम लोग लोन देते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रीड कर लो। व्हेन गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर टू क्रिएट एसेट सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, ये सब जब बनाता है गवर्नमेंट, तब वो बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की खर्च हो रहा है और एसेट तैयार हो रहा है। reduce to liability such as रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर लोन रीपे कर रहे हैं तो मेरा लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो एसेट क्रिएट होता है ना तो लाइबिलिटी रिड्यूस होता है, ये सिंपली वो खर्चा है जो गवर्नमेंट का हर महीना या हर 2-3 महीने में होता ही है, जैसे वर्कर लोग को वेजेस देना, ये सब टाइप का हर वक्त होता रहता है। प्लान एक्सपेंडिचर हम अभी समझाएं, जिसको प्लान कर सकते हैं, जो 5 ईयर प्लान के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाता है। ये सबको पता है गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान बनाता है, उस प्लान में वो एक्सपेंडिचर सोचता है कि ये चीज का डेवलपमेंट करेंगे तो ये खर्चा होगा, उसको वो कहता है प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है जिसको वो उसको पता नहीं होता है, जैसे कि पॉलिसी अचानक से बना तो गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है, ज्यूडिशियरी के ऊपर मतलब लॉज रिलेटेड कोई खर्च, वाटर सप्लाई, अचानक से कोई भी वाटर सप्लाई का पाइप किसी एरिया में फट गया तो वहां पे उसका वाटर सप्लाई का खर्चा हो जाता है, डिफेंस का तो हम बोले ही, ये सबको कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट का डिफरेंस क्या है, तो ये हम तब से बोल रहे हैं बेसिकली मीनिंग क्या है, द मीनिंग ये रेवेन्यू रिसिट का मतलब क्या है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब डे टू डे का ऑपरेशन से, डे टू डे का बिजनेस से, डे टू डे का काम से। पर इसमें जो भी इनकम आता है वो इन्वेस्टमेंट से आता है, या तो कुछ फिनेंसिंग से, फिनेंसिंग मतलब लोन लेने से जो इनकम होता है उसको, लोन लेना, लोन लेने से पैसा आता है उसको फिनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं, और एसेट का काम को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कैपिटल से लाइबिलिटी और एसेट डील करता है। नेचर क्या है, ये रेकरिंग नेचर का होता है, रेकरिंग मतलब कंटिन्यूअसली, ये हर वक्त होता रहता है। ये नॉन रेकरिंग होता है, कभी कभी हम लोग करते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ये इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, मतलब पीएल में। असेट और लाइबिलिटी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसमें डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, इसमें एसेट और लाइबिलिटी चेंज नहीं होता है, इसमें एसेट और लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फिर क्वेश्चन आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका भी सेम डिफरेंस है, कोई कुछ अलग नहीं है। ये रूटीन एक्सपेंडिचर है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, हर वक्त होता रहता है। इसमें कुछ हम एसेट खरीदते हैं तो जो खर्चा होता है, ये रेकरिंग होता है, ये नॉन रेकरिंग होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ये इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, ये बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट का डिफरेंस क्या है। सरप्लस बजट होता क्या है, जब हम लोग का 10,000 का इनकम है और 8,000 का खर्चा है तो 2,000 एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। तो व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यू टू विच देयर इज सरप्लस इन द बजट, अगर हमारे बजट में सरप्लस बच जाए। और डेफिसिट ठीक उसका उल्टा, हम लोग का खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। When government expenditure is greater than government revenue, due to which there is deficit in the balance sheet. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी पॉलिसी का, ये क्यों करता है गवर्नमेंट, क्या जरूरत है बजटरी पॉलिसी का। टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली 5 ईयर प्लान नहीं बनाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, तो 5 ईयर प्लान बनाएंगे तो डेफिनेटली खर्चे का हिसाब करेंगे, खर्चे का हिसाब करेंगे तो इनकम का भी हिसाब करना होगा, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बजटरी पॉलिसी से। रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज, गवर्नमेंट सोचता है कि ऐसा क्या करे जिससे इनइक्वालिटी चला जाए, मतलब वो लोग भी स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी चला जाए, भेदभाव, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है,
इस तरह रिच के पास और पैसा आता जाएगा, पुअर के पास और मतलब खर्चा होने लगेगा। तो वो कुछ ऐसा करता है जिससे इस तरीके का टैक्स सिस्टम बनाता है जिससे रिच को ज्यादा टैक्स देना पड़े और पुअर को कम टैक्स देना पड़े। इससे इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा। फिर है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा। गवर्नमेंट अगर सोचेगा मेट्रो बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, तो इसमें खर्चा होगा पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्राइसेस, प्राइस स्टेबल रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लेशन आ रहा है, वो नहीं आएगा। जैसे कि राशन शॉप, गवर्नमेंट जो राशन शॉप ओपन किया है, इससे क्या होता है, प्राइस में स्टेबिलिटी रहता है। तो प्राइस स्टेबल रहता है, गवर्नमेंट अगर सही से प्लानिंग करे तो, बजट का ध्यान रखे तो। टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, देखो डेफिसिट होना बुरा बात है, मेरा अगर खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो ये डेफिनेटली एक बुरा बात है। तो अगर डेफिसिट चल रहा है तो गवर्नमेंट इसका हिसाब कर पाएगा, अगर वो बजट नहीं बनाएगा तो वो हिसाब नहीं कर पाएगा। तो वो प्रॉपर हिसाब कर पाता है कि द बीओपी अकाउंट ऑफ अ कंट्री रिकॉर्ड्स इट्स रिसीट एंड पेमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्री मतलब फॉरेन से भी हम लोग के पास पैसा आता है, हम लोग का पैसा जाता भी है, तो उसका हिसाब भी बजट में रहता है। तो इस पूरे का हिसाब हो पाता है। ये क्वेश्चन आईएससी में 2019 में आया। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फिस्कल पॉलिसी, और पहले बता दे मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग बैंक में पढ़ेंगे, जो बैंकिंग चैप्टर है उसमें। फिस्कल पॉलिसी होता है जो मैक्रो लेवल पे डील करते हैं, मतलब जो पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है, पूरा इंडिया को लेके जो बात करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, पूरा इंडिया का जो चीज है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो, मैक्रो फैक्टर। मैक्रो फैक्टर डील करता है फिस्कल। पूरा कंट्री का क्या क्या बात है, इनकम इनइक्वालिटी, ये किसी पर्टिकुलर आदमी को लेकर नहीं है, इन्फ्लेशन, और भी पॉइंट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ये सारा चीज, टैक्स रिलेटेड बात, ये सबको फिस्कल पॉलिसी के अंदर कहते हैं। मतलब कोई कहता है फिस्कल पॉलिसी बना रहे हैं तो वो क्या क्या डिस्कस करेगा, इनकम इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, टैक्स, एम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, वो इन सब चीज को डिस्कस करेगा। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये सब चीज आता है। इसमें बोल रहा है कि कैसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे कि हम लोग का दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इनकम इनइक्वालिटी और इन्फ्लेशन। तो इनकम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स। अगर गवर्नमेंट खर्चा करना शुरू कर दे पब्लिक वर्क्स के ऊपर, पब्लिक वर्क्स मतलब गवर्नमेंट स्कूल बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना, ये सब चीज अगर गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दे, सब्सिडी देना शुरू कर दे, ट्रांसफर पेमेंट दे, ट्रांसफर पेमेंट होता है पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब अगर दे तो इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा। रिच भी पढ़ पाएगा, पुअर बच्चे भी पढ़ पाएंगे स्कूल में जाके। अगर रिच अपने हेल्थ पे ध्यान दे पा रहा है तो पुअर भी हॉस्पिटल में जाकर ध्यान दे पाएगा। तो बेसिकली इनइक्वालिटी जाएगा अगर गवर्नमेंट ये सब सारे पे खर्चा करना शुरू कर दे। दीज एक्सपेंडिचर हेल्प इन जनरेटिंग इनकम, और फिर इन्हीं सब चीजों से इनकम भी आएगा। अगर वो हॉस्पिटल बनाएगा तो हॉस्पिटल बनाने में गवर्नमेंट का खर्चा होगा, पर फिर गवर्नमेंट फिर क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा, लोग वहां पे देखो बहुत बार होता है फ्री का हॉस्पिटल, फ्री का स्कूल, एक होता है लो रेट का हॉस्पिटल, लो रेट का स्कूल। तो अगर सोचो जो फ्री का भी हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सर्वेंट है वहां पे भी, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उन सबको इनकम मिलेगा, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इनकम गैप इन सोसाइटी। तो उस तरह जो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, जो लोग गरीब थे, उन सबके पास भी काम होगा। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, इट ऑकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। अगर ये होता क्यों है, जब कंट्री में लोग बहुत ज्यादा खर्च करने लगते हैं, कंट्री में बहुत ज्यादा खर्च करने लगते हैं, इसका क्या मतलब, सोचो इन्फ्लेशन आता कैसे है,
बेसिकली इन्फ्लेशन तब आता है जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा हो जाता है। लोग जब सेव करना बंद कर देते हैं और हाथ में कैश ज्यादा रखते हैं, तो कैश इन हैंड जब ज्यादा हो जाता है, लोग बैंक में डालते नहीं है, तो इन्फ्लेशन आता है। अब लोग हाथ में पैसा क्यों रखेंगे? ये सारा चीज हम लोग बैंकिंग में और मनी चैप्टर में पढ़ेंगे। पर यहाँ सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर लोग हाथ में बहुत रुपया रखते हैं, उसको बैंक में नहीं डालते हैं, तो इन्फ्लेशन आता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कैन लोअर पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को क्या करना होगा? अगर इन्फ्लेशन हटाना है तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करना होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट मेट्रो बनवाएगा, मेट्रो बनाएगा तो क्या होगा? वो वर्कर हायर करेगा, इंजीनियर हायर करेगा, उन लोगों को हायर करेगा तो गवर्नमेंट उन लोगों को पेमेंट करेगा। गवर्नमेंट पेमेंट करेगा तो गवर्नमेंट के पास से पैसा इकोनॉमी में आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा लोगों के हाथ में, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये जो मेट्रो का काम चल रहा होता है, फ्लाईओवर का काम चल रहा होता है, इसको बीच में स्टॉप क्यों करता है? कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। दिस रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। इस तरह लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे। फिर ये क्वेश्चन आया था आईएससी के 2019 में 3 मार्क्स का, इसलिए हम 3 डिफरेंस लिखे हैं, रेवेन्यू कंपोनेंट और कैपिटल कंपोनेंट। ये हम अभी समझाए हैं। रेवेन्यू कंपोनेंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है। कैपिटल कंपोनेंट में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। रेवेन्यू कंपोनेंट में है कि रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से कमाएगा? यही सब जगह से टैक्स लेगा, एक्साइज ड्यूटी लेगा, इंटरेस्ट लेगा। और कैपिटल रिसिट में वो क्या करता है? गवर्नमेंट लोन लेता है, लोन लेने से जो पैसा आता है उसको कैपिटल रिसिट कहते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो कैपिटल रिसिट। फिर है रेवेन्यू रिसिट डू नॉट रिड्यूस, सेम चीज, एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिसिट फिनेंसिंग। डेफिसिट फिनेंसिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, और फिर वो उस रेवेन्यू को, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है जब मेरा इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसको हम लोग डेफिसिट कहते थे। डेफिसिट फिनेंसिंग क्या है? मेरा इनकम है 10,000, हम खर्च करते हैं 12,000, तो ये जो 2,000 है हम कहाँ से खर्च करते हैं? लोन लेकर करते हैं। जैसे सोचो, हम बैंक में गए, जैसे हम, मेरा इनकम था 10,000, हम बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिए, हम पैसा बैंक से 12,000 निकालिए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो ये जो 2,000 हम एक्स्ट्रा खर्च किए, ये तो मेरे को अब बैंक को देना है, तो हम वो 2,000 देने के लिए दूसरे बैंक में जाके फिर लोन लेंगे और उस डेफिसिट को फुलफिल करेंगे। तो मेरा लोन जब रेज हो जाता है उस डेफिसिट की वजह से, उसको हम कहते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग। तो डेफिसिट फिनेंसिंग इज अ बजटरी सिचुएशन। ये बजट में एक सिचुएशन आता है व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू, जब उसका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा रहता है, एंड द डिफरेंस इज मेड अप बाय बोरोइंग न्यू फंड्स। और अब इस डेफिसिट को हटाने के लिए गवर्नमेंट फिर से लोन लेता है, जो एक्चुअली इंडिया का पोजीशन है। इंडिया हर वक्त डेफिसिट में रहता है, इंडियन इकोनॉमी हर वक्त डेफिसिट में रहता है, और हम लोग हर वक्त वो डेफिसिट को हटाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। तो प्रैक्टिकली इंडिया का हाल डेफिसिट फिनेंसिंग ही है। दूसरा है रेवेन्यू डिफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है? अगर कोई पूछे डेफिसिट फिनेंसिंग, तो डेफिसिट फिनेंसिंग का मतलब क्या बोलेंगे? जब किसी आदमी का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है इनकम से, और वो उस डेफिसिट को हटाने के लिए जब न्यू लोन लेता है, तो उसको कहते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग। तो फिर फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट है जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिट से ज्यादा हो जाता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। पर बोरोइंग्स लेके बात मत करो, सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल डेफिसिट, इसमें बोरोइंग्स का भी बात आता है, इसमें बोरोइंग्स का बात नहीं आता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिस्कल में टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाता है,
इसलिए टोटल। रेवेन्यू में सेम बात लिखेंगे पर टोटल नहीं, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट। और यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट था, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिर बोल रहा है इंडिकेटर, इट मेजर्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे पता चलता है कंट्री को टोटल कितने रुपए का जरूरत है। सोचो मेरा टोटल खर्चा है 10,000, मेरा टोटल इनकम है 8,000, तो मेरे को एक्चुअली टोटल कितने रुपए का जरूरत है? 2,000 का। तो ये टोटल पता कर पाता है। ये सिर्फ बता पाता है कि मेरा रिकरिंग एक्सपेंस ज्यादा है, मतलब मेरा मंथली एक्सपेंस या मतलब मेरा डे टू डे एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा है। इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंस। रेवेन्यू का हम तब से मतलब ही बता रहे हैं, रिकरिंग जो हर वक्त होता रहता है। तो गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है अपना रिकरिंग एक्सपेंस को या रेगुलर एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। जैसे घर के लोग होते हैं, गाड़ी तो खरीद लेते हैं, घर तो खरीद लेते हैं, पर बच्चों का स्कूल फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, टीचर को पैसा देने के लिए नहीं होता, मेड को पैसा देने के लिए पैसा नहीं होता, पर देखोगे घर में सब कुछ है। तो उन टाइप के लोग जो होते हैं वो रेगुलर एक्सपेंडिचर को मैनेज नहीं कर पाते। एसेट टू एसेट सब बहुत होता है, पर डे टू डे एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनके पास रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंस मैनेज करने का पैसा नहीं है, उन लोगों को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में। सोर्स ऑफ फिनेंसिंग, फिर इन लोग पैसा कहाँ से लाता है? टैक्स से या नॉन टैक्स रेवेन्यू से। ये लोग फिर पैसे कहाँ से लाते हैं? बोरो करते हैं, जिसको हम लोग डेफिसिट फिनेंसिंग कहते हैं। डेफिसिट फिनेंसिंग अभी बताएं, डेफिसिट चल रहा है तो लोन ले ली, तो इस केस में गवर्नमेंट डेफिसिट फिनेंसिंग करता है। इस केस को गवर्नमेंट टैक्स से भी सुलझा लेता है मैटर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका इनकम वो खुद ही उस पर टैक्स दे रहा है, बर्डन उसी के ऊपर गिरता है, जिसका इनकम उसी का बर्डन। तो डायरेक्ट टैक्स refers to taxes that are imposed on property and income of the individual and companies, जिसका अपना हम प्रॉपर्टी पे अपने इनकम पे खुद ही टैक्स देंगे, एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट, हम खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। द लाइबिलिटी टू पे एन एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन, मेरा इनकम है तो हम ही टैक्स देंगे, इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, हम ये नहीं बोल सकते मेरा टैक्स तो वो देने वाला था। इस तरीके का इनकम कौन सा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो नहीं देता जिसको देना है। जैसे कि आज हम लोग शॉप में जाते हैं, एक मेडिसिन खरीदते हैं, मेडिसिन के ऊपर टैक्स है, तो 10 रुपए का मेडिसिन है, उसमें 2 रुपया टैक्स है, टोटल 12 रुपया देकर हम लोग आ गए। शॉपकीपर का ड्यूटी है वो गवर्नमेंट को 2 रुपया टैक्स भर दे। तो ड्यूटी किसका है? गवर्नमेंट का। टैक्स दे कौन रहा है? हम अपना टैक्स दे दिए। अब ये शॉपकीपर के ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको देना है। अगर वो टैक्स, अगर वो मेरे से, हम उसको टैक्स नहीं दिए, तो वो गवर्नमेंट को बोल देगा कि वो मेरे को टैक्स नहीं दी थी। तो इसका बर्डन शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, तुम दूसरों के ऊपर डाल सकते हो, पर और जिसका इनकम वही टैक्स दे ऐसा जरूरी नहीं है। जिसका ये, और मेडिसिन के केस में क्या होता है? टैक्स देना है शॉपकीपर को, पर टैक्स लेता है हम लोग से। तो फिस्कल डेफिसिट ये सबको अलग अलग से डिफाइन करने बोलता है। हम क्लियर इसका डेफिनेशन जो डिफरेंस में लिखे थे वही लिख दिए। रेवेन्यू डेफिसिट भी हम क्लियरली लिख दिए। पर ये प्राइमरी डेफिसिट अब क्या है? तो हम फिर से बोल दे, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट होता है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम से ज्यादा है, और इसमें बोरो नहीं करते हम लोग। इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए हम लोग कुछ बोरो नहीं करते। रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिट से ज्यादा है, और इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग लोन लेते हैं, जिसको डेफिसिट फिनेंसिंग कहते हैं। तो फिर ये प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट है जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस को, मतलब फिस्कल डेफिसिट है, उससे इंटरेस्ट अगर हटा दे तब,
It indicates the real position of the government finances, showing how much government is borrowing. इंटरेस्ट भी हटा दो। तो क्वेश्चन अगर ये है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी सिंपली वही होता है जो रेवेन्यू का बात करे, जिसमें एक्सपेंडिचर का डिस्कशन हो और बोरोइंग्स का डिस्कशन हो गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी चीज रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और बोरोइंग से रिलेटेड होता है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जैसे कि दो बात, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे इनकम इनइक्वालिटी और इन्फ्लेशन, ये सारा चीज ही फिस्कल पॉलिसी है जो हम उस टाइम भी बोले। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है, पीछे भी दो इंस्ट्रूमेंट है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिंपली होता है जो अभी इंडिया में चल रहा है, सॉरी, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है जो इंडिया में भी चल रहा है। ये क्या होता है, देखो, बेसिकली हम लोगों के साथ क्या होता है, टैक्स रेट फिक्स किया हुआ है 5%, 20%, 30%। जिसका इनकम जितना, वो उतना टैक्स दे देगा। जैसे सोचो 5% रहता है हम लोगों का, 2.5 लाख से 5 लाख तक जिसका इनकम है वो 5% टैक्स देगा। जिसका 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स है वो 20% देगा, और जिसका 10 लाख से अबव है वो 30% देगा। तो हम लोग का टैक्स रेट कांस्टेंट है, जिसका जितना ज्यादा इनकम है वो उतना ज्यादा टैक्स देगा। तो हम लोगों का प्रोपोर्शनल टैक्स कैसे है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम है, इसलिए इसका नाम प्रोपोर्शनल टैक्स है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, टैक्स आल्सो इंक्रीजेस। तो इसको सिर्फ लिख दिए हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एग्जाम में इसको डायग्राम के नीचे लिखना। उसके बाद हम बोले थे कि एक डिफरेंस में ये वाला फिस्कल डेफिसिट का, कि इसको फुलफिल कैसे करता है, बोरो नहीं करता है, टैक्स लेता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू से करता है। तो वहां क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। टैक्स गवर्नमेंट का इनकम है, समझ में आता है, नॉन टैक्स क्या है। नॉन टैक्स से जैसे जो भी लॉ तोड़ता है, वायोलेट करना मतलब तोड़ना, जो भी लॉ तोड़ता है उसको फाइन पे करना पड़ता है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। फिर कोई भी हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट फीस देते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, ये सब गवर्नमेंट का नॉन टैक्स इनकम है। अब बात हो रहा है हाउ कैन इनडायरेक्ट टैक्स बी मेड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कैसे बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेस देखो, तीन तरीके का टैक्स होता है, मतलब टोटल तीन तरीके का टैक्स एग्जिस्ट करता है। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, और एक होता है हम लोगों का मतलब प्रोपोर्शन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, इतने तरीके का टैक्स होता है। ठीक है, बहुत टाइप का टैक्स होता है। पर बेसिकली इन सब का मतलब होता क्या है, सारा तो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कुछ पढ़ा दे रहे। प्रोपोर्शनल क्या था, प्रोपोर्शनल में इनकम टैक्स रेट फिक्स होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों का टैक्स बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जो महंगा सामान है उसके ऊपर हम टैक्स रेट ही ज्यादा रख देंगे। जैसे कि रेस्टोरेंट में खाने का टैक्स रेट है 18%, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके कौन खाएगा, जो रिच पीपल है। छोटे मोटे रेस्टोरेंट में टैक्स रेट नहीं है, बहुत ढाबा टाइप्स का हम बात कर रहे हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट में घुसकर खाने का मतलब एबल है, तो वो डेफिनेटली रिच है। तो कहने का मतलब है कि महंगे सामान पे, जैसे महंगे कार के ऊपर, वॉच के ऊपर, सब पे 18% का टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर 20% का टैक्स है। तो कहने का मतलब है जो महंगा सामान है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स रख दो, और जो सस्ता सामान है उसके ऊपर टैक्स रखो ही मत। ये है प्रोग्रेसिव। तो लग्जरी सामान अगर कोई गरीब भी किसी तरह मेहनत करके खरीदेगा तो उसको भी ज्यादा टैक्स देना होगा। तो प्रोग्रेसिव में इनकम से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम कैसा सामान खरीद रहे हो उससे मतलब है। तो यहाँ पे लग्जरी इसलिए लिखे, इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी लिवाइड एट अ हायर रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर आइदर लग्जरियस इन नेचर और विच इज कंज्यूम्ड बाय रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सामान लग्जरियस है या फिर रिच आदमी खाता है, कंज्यूम करता है, उसके ऊपर हाई रेट का टैक्स लगा दो। और नो टैक्स शैल बी चार्ज ऑन इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के ऊपर चार्ज ही मत करो टैक्स।
देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट को पैसे का जरूरत होता है तो वो अपने कंपनी का शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है। जितना भी गवर्नमेंट का ये है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बीएसएनएल का शेयर्स है, भारत पेट्रोलियम का शेयर्स है, तो ये लोग क्या करते हैं, इस इन शेयर्स को सेल कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, तो पैसा आ जाता है। इस इन्वेस्टमेंट होता है किसी और के कंपनी में इन्वेस्ट करना। डिसइन्वेस्टमेंट होता है दूसरे से अपने कंपनी में इन्वेस्ट करवाना, तो अपने ही शेयर को बेच देना इज डिसइन्वेस्टमेंट। पर जब ये सिर्फ गवर्नमेंट करता है, पब्लिक एंटरप्राइज करता है और सिर्फ प्राइवेट को बेचता है, गवर्नमेंट का शेयर को गवर्नमेंट नहीं खरीद सकता, गवर्नमेंट के शेयर को प्राइवेट सेक्टर के लोग खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट अपने पास जब पैसा चाहता है तब ऐसा करता है। अब कितने तरीके का टैक्स होता है? बेसिकली चार तरीके का: प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स इंडिया में चलता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का इतना से इतना तक इनकम है तो 5% टैक्स, अगर इनकम बढ़ गया तो 20% टैक्स, और इनकम ज्यादा हो गया तो 30% टैक्स। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस, टैक्स रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये हम लोगों का इंडिया में होता है। रिग्रेसिव टैक्स होता है, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स रेट गिरेगा, मतलब मेरा जितना ज्यादा इनकम होगा हम टैक्स उतना कम देंगे। ये रिग्रेसिव टैक्स है। डिग्रेसिव टैक्स में होता है, डिग्रेसिव टैक्स सबसे खराब टैक्स है। डिग्रेसिव टैक्स में होता है कि रिग्रेसिव सबसे खराब है, डिग्रेसिव सेकंड है। इसमें क्या होता है, मेरा इनकम जब बढ़ता है तो टैक्स रेट भी बढ़ता है, पर प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ता है। प्रोपोर्शनल मतलब, सोचो मेरा इनकम 10 लाख से बढ़ा, टैक्स मेरा 1% से बढ़ा। अगर इनकम मेरा 1 करोड़ से बढ़ा है तो टैक्स सिर्फ 3% से बढ़ा है। मतलब इनकम जितना तेजी से बढ़ रहा है, हम उतना तेजी से टैक्स नहीं दे रहे हैं। वो है डिग्रेसिव। और प्रोपोर्शनल वो है, इसमें रेट कांस्टेंट रहता है, 10% ही टैक्स लेगा गवर्नमेंट। अगर तुम 1 लाख इनकम करोगे तो 10,000 टैक्स दोगे, 10 लाख इनकम करोगे तो 1 लाख टैक्स दोगे। टैक्स रेट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शनल में, बाकी जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। पर प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल में क्या है, प्रोपोर्शनल में टैक्स रेट सेम रहता है, 10% फिक्स कर दिया है। अब मेरा जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। प्रोग्रेसिव में है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा मेरा टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा।